So Jai Hind to all of you. My name is Atul Dhiman and welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS. और आज जो है हम लोग एक इंटरेक्शन करेंगे विद मिस्टर अभिषेक कौशल के साथ। अभिषेक का बहुत ही डाइवर्सिफाइड इन डेप्थ एक्सपीरियंस है इन ऑल दी डिफेंस सर्विसेज के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं फिजिकल मेडिकल से रिलेटेड, और इनका एक तरीके से एक बहुत ही बड़ा पूल है एक्सपीरियंसेस का। जैसे 12 बार ये एसएसपी दे चुके हैं, एक बार ये रिकमेंड हो चुके हैं, मेरिट आउट हो चुके हैं, फिर ही ट्राइड अ लॉट इन द स्टेट पुलिस सर्विसेज आल्सो। वहां पे फिजिकल मेडिकल ही क्लियर्ड ऑल दोज ऑब्स्ट्रक्शंस, जो भी बीच में जो टास्क होते हैं, ही क्लियर्ड वेरी वेल। और this time also he is appearing for the CAP of Assistant Commandant Physical and Medical Test in the upcoming week। और इसमें लास्ट टाइम भी इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, और इस टाइम भी वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही विल बी एबल टू क्लियर एंड गोइंग टू अपीयर फॉर द ultimate objective, that is to appear for the interview. Clear? So we'll be having that candidate interaction with him, और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से ऐसे चीजें हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स है, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड एज फार एज दी डॉक्यूमेंट्स आर कंसर्न, वो सारी चीजें हम लोग होलिस्टिकली कवर करेंगे इस इंटरेक्शन के में, और जानेंगे कि अभिषेक सर का क्या इसमें व्यू पॉइंट है और कैसे कैसे इनपुट, वाइटल इनपुट्स ये हमें दे सकते हैं और आगे के एस्पायरिंग कैंडिडेट्स को भी ये दे सकते हैं। सो जय हिंद अभिषेक, हाउ आर यू? I am fine, sir. First of all, very good afternoon, sir. Good afternoon, good afternoon. So how's your day going? Like are you a bit nervous for your upcoming physical medical standard test, or yeah, you are all like फौजी mentality, chill करो और जब होगा तो एकदम तैयार रहेंगे? Not at all, sir. वो जो घबराने के दिन चले गए हैं, सर। अभी तो अपना ये है कि अपनी प्रैक्टिस करो, खाओ पियो, दूध और फलो नहाओ, हैं, ये है अपना बस। ओके ओके ओके। सो गाइस, ये इनका सेकंड टाइम है असिस्टेंट कमांडेंट के फिजिकल मेडिकल टेस्ट के अंदर, और पता नहीं इन्होंने पहले कितने बार फिजिकल मेडिकल टेस्ट दे दिया है। चाहे वो आर्मी भर्ती होती है, सोल्जर रिक्रूटमेंट में भी ही पार्टिसिपेटेड, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक ही एक्सेल्ड एवरी एस्पेक्ट, और अपना एफर्ट जो है इन्होंने लगातार लगाया हुआ है और लगातार ये लगाते ही रहेंगे जब तक लक्ष्य नहीं मिलता है। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है अभिषेक कि किस तरीके से आपके फिजिकल और मेडिकल टेस्ट का टाइमिंग क्या है, ये बताइए मेरे को, और कहाँ पे है, और कौन नोडल एजेंसी कौन है इस बार? सर, पहली बात तो ये है कि सर इस बार का जो CAPF 2020 का एग्जामिनेशन है, ये इसकी नोडल एजेंसी है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ITBP। ओके और रही मेरी बात, मेरा जो है 12 अप्रैल को है सुबह 7 बजे, फ्रंटियर हेडक्वार्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जलंधर। ओके ओके ओके। सो आपकी पहली प्रेफरेंस कौन सी है? सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो मुझे अभिषेक थोड़ा फटाफट बता दीजिए कंसाइज वर्जन में कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो दी गई हैं और कौन सी हमारे को एकदम रिलीजियसली फॉलो करनी पड़ेगी। पहली बात, कैंडिडेट्स को अपना ये जो मेडिकल का और जो PST PET का जो एडमिट कार्ड आया है उसको डाउनलोड करके प्रिंट करना है। और उसके बाद आपका जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है जो UPSC ने आपसे ऑनलाइन भरवाया था, उसकी हार्ड कॉपी आप 2 रख सकते हैं अपने पास। एक उनको सबमिट करवानी है वहां पे जाके, और एक आपकी जो एडमिट कार्ड की जो फोटो कॉपी है, कलर, प्रेफरेबली कलर, क्योंकि आपकी फोटो साफ आनी चाहिए उसमें, कई बार ब्लर आ जाती है तो फिर थोड़ा सा डिसएडवांटेज में कैंडिडेट्स आ जाते हैं। तो आपको एक वो चाहिए। और उसके उसके बाद में आपको 3 कलर फोटोग्राफ्स जो आपने अफिक्स की हुई हैं आपके एडमिट कार्ड में, वो चाहिए आपको। और सबसे जरूरी बात, आपको ऑन द टाइम रिपोर्टिंग सेंटर पे पहुंचना है, ऑन द टाइम, जो कि आपके कॉल लेटर में मेंशन किया हुआ है वो। और उसके बाद आपको वहां पे जाके बिल्कुल ही पंक्चुअलिटी से बिहेव करना है। एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पे जाके कुछ हल्ला शोर में ऐसा ना मचाएं, जिससे कि फोर्सेस को थोड़ा सा लगे कि ये जो कैंडिडेट्स हैं ये इनडिसिप्लिन है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि हम कैंडिडेट्स ऐसा ही करेंगे आगे जाके। ओके ओके ओके, राइट। सो आफ्टर ये सारा जो डॉक्यूमेंट है आपने ओवरऑल बता ही दिया ऊपर ऊपर से, आपको तो प्रॉपर एडमिट कार्ड आया होगा फ्रॉम द नोडल एजेंसी दैट दीज आर द इंस्ट्रक्शन दैट यू हैव टू फॉलो इट। ओके, तो आफ्टर कमिंग आप वहां पे आ जाते हो, उनके कैंटोनमेंट पे आ जाते हो, तो फिर उसके बाद की कार्रवाई क्या होती है आपके हिसाब से, मतलब क्या कार्रवाई रहती है उधर? पहली बार जितने भी कैंडिडेट्स वहां पे रिपोर्ट करेंगे उनके मेन गेट पे आके वो आपको एक साइड में ले जाएंगे, जब तक कि सारे कैंडिडेट्स वहां पे पहुंचते नहीं है। ओके वहां पे आपकी रिफ्रेशमेंट भी हो सकती है, अगर उन्होंने प्रोविजन रखा हुआ है रिफ्रेशमेंट का तो कर सकते हैं।
नहीं तो आप अपने बैग में जाके कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके वहां पे कुछ अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग 7 o'clock है, तो मुझे लगता है कि बैग में डाल लेना चाहिए, पहली बात तो ये। ओके ओके। और दूसरी बात ये है कि वहाँ के कुछ जो ऑफिसर्स हैं या सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, वो आपको एक लाइन में आपको एक कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाएंगे, जहाँ पे आपके सीनियर ऑफिसर्स होंगे, कमांडेंट लेवल, डीआईजी लेवल, आईजी लेवल के ऑफिसर्स बैठे होंगे। वो आपको एक ओके कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किए हुए हैं, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका डिग्री सर्टिफिकेट, आपका अगर कास्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सब आपका वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपको फिर से एक कॉन्फ्रेंस हॉल में लिया जाएगा, जहाँ पे आपको अगले प्रोसेस के बारे में ब्रीफ किया जाएगा कि आपका फर्स्ट इवेंट क्या होगा, 800 मीटर होगा, 100 मीटर होगा, शॉर्ट पुट होगा या लॉन्ग जंप होगा, ये वगैरह आपको वहाँ पे ब्रीफ किया जाएगा। सर, तो मुझे ये बताइए, बीच में एक स्टैंडर्ड वाला टेस्ट भी तो होता है, व्हेन दे चेक योर चेस्ट हाइट वेट, ये सारा स्टैंडर्ड टेस्ट भी तो होता है। तो आई थिंक वो अल्टीमेट जो फिजिकल टेस्ट होता है उसके बीच में ही वो लोग स्टैंडर्ड टेस्ट कंडक्ट करवा देते हैं। हाँ, right after your document verification, they will take you to the physical standard area where your physical standards, your height, weight, and chest will be measured by the authorities, and later on you will be taken to the ground where your physical activities will be carried on. ओके ओके ओके। सो फिजिकल, जैसे आपने सबसे पहले बोला कि 7 बजे जाना है हमने, तो आप अपने हिसाब से बताइए कि आप क्या खा के जाएंगे 7 बजे वहां पे, और क्या आप फूड कैरी करेंगे सुबह के लिए, बताइए। मैं तो प्रेफरेबली ये करूंगा कि आप रात को सोने के टाइम में ज्यादा हैवी खाना ना खाएं, जिसकी वजह से कई बार आपका पेट खराब हो जाता है नए शहर में जाने के, क्योंकि पानी और खाने का बहुत फर्क पड़ता है आपके स्टमक के ऊपर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। तो मैं ये बोलूंगा आप थोड़ा लाइट वेट खाना खाएं, ज्यादा ना खाएं। या तो फ्रूट्स लें, या जूस पी लें, या तो जो सॉफ्ट ग्राम्स होते हैं या आलमंड्स होते हैं आप वो ले लें, जिससे कि आपकी एनर्जी भी मिलेगी आपको और आपका स्टेमिना भी बूस्टअप रहेगा। राइट। ओके। और मॉर्निंग में जैसे बनाना, बनाना कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, तो वो खा सकते हाँ हैं हम। हाँ, डेफिनेटली 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 डेफिनेटली। अच्छा। ओके ओके, ठीक है। और सुबह जैसे आपका फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, तो उस टाइम पे हमारे को इंश्योर करना है कि हम लोग ऐसे कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज लें जो सिंपल हो। सिंपल मतलब इंस्टेंट एनर्जी देने वाले, चॉकलेट ले लिया, वो जो हॉट कॉफी होती है, 2 रुपए का सेशे आता है, वो बहुत कमाल कर देता हॉट है। कॉफी ले लिया, ब्लैक कॉफी पी लिया, बनाना खा लिए, चॉकलेट खा लिया, ये वगैरह वगैरह आप खा सकते हैं, संतरा डाल लिया, सेब डाल लिया, ये सब आप खा सकते हैं जो आपको हार्म ना करे बाद में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सर, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, तो स्टैंडर्ड टेस्ट में मान लीजिए किसी, जैसे मेरे टाइम पे क्या हुआ कि एक स्टूडेंट था, वो बेचारे का शायद उसने अपने टाइम पे मेजर किया होगा, कहीं अपने घर पे मेजर किया होगा, तो उसका जो जैसे हाइट होती है तो उसका कुछ कम निकल रहा था वहां पे जहां पे वो एक्चुअली स्टैंडर्ड टेस्ट करवा रहा था, मतलब ऑफिशियली। तो वहां पे कम निकल रहा था, घर पे उसने किया तो ज्यादा निकल रहा था। तो फिर उसने डीआईजी साहब को भी कॉल किया, उसी टाइम आधा घंटा पौना घंटा उसने लिया कि मैं डीआईजी साहब को कॉल करूंगा। सो ये जो ऑप्शन होता है ये कहाँ पे होता है, लाइक स्टैंडर्ड टेस्ट में या फिजिकल टेस्ट में भी ये अवेलेबल होता है? ये सर स्टैंडर्ड टेस्ट में होता है सर, ऑप्शनल अवेलेबल, आप अपील कर सकते हैं, आपको लगे एफिशिएंसी टेस्ट में नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड टेस्ट में होगा। अच्छा 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 अच्छा। ओके। सो बाकी चेस्ट वगैरह चेक किया जाता है, और अपना हाइट वेट चेक किया जाता है। वेट में कुछ कंसेशन आपके हिसाब से मिलता है? सर एक्चुअली क्या होता है कि मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है वेट का और हाइट का। हाँ जी। मेल्स के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होनी चाहिए, और ओके उनका ओके। एक्सपेक्टेड वेट जो है 50 केजी के अराउंड होना चाहिए। राइट राइट। और फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होती है, ओके। और उनका जो वेट है एक्सपेक्टेड अराउंड 46 47 या 45 के अराउंड होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस हाइट क्राइटेरिया। आई थिंक अकॉर्डिंग टू द एज ऑल्सो। हाँ, यहाँ पे एज के फैक्टर भी हैं, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है कि यहाँ पे जो कास्ट कैंडिडेट होते हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए, उनको थोड़ी सी रिलैक्शन दी जाती है एज के लिए, सर्टिफाइड वेट तैयार किया जाता है उनके लिए ही नहीं। जैसे एज का फैक्टर होता है, जैसे मान लेते हैं हम 18 से 22 एज है, 23 से 27 है, 28 से 32 एज है, और ओके 33 से 37, इस एज ब्रैकेट में एक डिफरेंट हाइट क्राइटेरिया होता है और उसके अकॉर्डिंग वेट क्राइटेरिया होता है। जैसे मान लेता हूँ मेरी 174 सेंटीमीटर हाइट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मान लेते हैं एग्जाम्पल, और मेरी जो एज है वो 23 27 के ब्रैकेट में, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड नाउ, 26 ओके रनिंग है मेरा। तो ओके 174 के लिए इसके लिए 57 टू 70 की जो वेट की ब्रैकेट है, इसके बीच में आपका वेट होना चाहिए। ओके। तो आपका कितना है? मेरा इस टाइम 63 केजी है ब्रो, सर। ओके, दैट्स गुड। चलो ठीक है, आपकी शक्ल से ही लग रहा है कि आप फोड़ने वाले हो।
तो वो कोई क्वेश्चन ऑफ डाउट नहीं है। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरी क्यूरियोसिटी से निकल रहा है कि देखिए आपका जब फिजिकल बंदे लेकर जा रहे हैं, वो आई थिंक ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद दे विल बी टेलिंग यू कि आपका ये जो है सीक्वेंस रहने वाला है। सो वी हैव टू बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ अ सीक्वेंस, चाहे वो शुरुआत वहां 800 से कर रहे हैं, 200 से कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं, बट डजंट मैटर, बट वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट फिजिकली एंड मेंटली टू, राइट? तो सीक्वेंस कहीं पर भी अलग अलग, हर जगह पे अलग अलग होता है। इज इट राइट, और कुछ आजकल एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है? सर इसका तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन 18 में तो क्या हुआ था कि हमारा 800 मीटर पहले हुआ था, 100 मीटर बाद में हुआ था, फिर लॉन्ग जंप हुआ था, देन लास्ट में शॉर्ट पुट हुआ था। ये डिपेंड करता है वहाँ की अथॉरिटी से पहले क्या करवाना है। बट अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मेरे को लगता है कि 800 मीटर ही पहले होता है, क्योंकि उसके लिए ज्यादा टाइम लगता है। ओके 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 ओके। सो और दूसरी चीज ये है कि लीनियंसी काफी ज्यादा हो जाती है ना? कभी कभी देखा जाता है कि लीनियंट हो गए हैं, और इन 18 में तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे कि लीनियंसी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, चार चार चांसेस दिए जा रहे हैं, जो ग्रुप्स बने होते थे वहां पे बताया जाता, तो दिस शुड नॉट बी, दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। व्हाट इज योर आइडिया ऑन दैट? Definitely, sir, it is very right that this should not be accepted at any cost, because there are many candidates who have done so much of hard work, and there are candidates who have also done their hard work in qualifying the paper, written paper, and they did not do their hard work in qualifying the physical efficiency test. So ओके this is not so, huh? This is not required. If you are really want to become in the forge, want to wear a uniform, you should definitely a physical fit, and to give them another chances, that depends on the forces. But I think, in my opinion, that is totally wrong. It should not be happen. I think in the next coming events, or in the next ये जो हमारा अगला जो हमारे जो होने वाले हैं इसके पीएचडी होंगे इसके, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये होना बहुत बहुत गलत बात है। ओके ओके। एंड सर, आप कुछ टिप्स फटाफट दे सकते हैं कैंडिडेट्स के लिए जो फिजिकल में हेल्प करेगा 100 मीटर्स, 800 मीटर्स में? जैसे एक टिप जो मेरी तरफ से होना चाहिए कि आप एकदम से पहले बैच में मत जाइए, आप थोड़ा बाकियों को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार वो जो अपना पिट होता है, वो जो लॉन्ग जंप का पिट होता है, या उसका जो फट्टा होता है जिसके ऊपर पैर रख के आप आगे जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं 19-20 हो जाता है। उसका कुछ स्ट्रक्चर या कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी, कहीं से भी कुछ भी इशू हो सकता है। सो यू हैव टू गो इन द सेकंड और थर्ड में, अगर पॉसिबल है तो जा सकता है, ताकि वो दूसरे कैंडिडेट को जज करे कि यार ये बंदा कहाँ पे गलती कर रहा है। मेजरली जहां पे गलती होती है वो होती है लॉन्ग जंप के अंदर। योर इनपुट इन दैट? सर एक्चुअली लॉन्ग लॉन्ग जंप जो है वो 3.5 मीटर्स का होता है, हाँ जी। अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 फीट के अराउंड होता है, जो लाइन हमने क्रॉस करनी थी वहां से। हम्म। तो यस, आप भी सही कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, कैंडिडेट्स को एक अटेम्प्ट देख लेना चाहिए कि दूसरे कैंडिडेट्स का कि वो क्या गलती कर रहे हैं। लेकिन जिस कैंडिडेट ने घर पे तैयारी की है और जिस लय से तैयारी की है, अगर उसे लगता है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकता हूँ, हाँ तो ही शुड गो इन दैट फर्स्ट अटेम्प्ट। बिकॉज क्या होता है, कई बार क्या होता है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई दूसरे कैंडिडेट्स जा रहे हैं, अगर उनसे क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो जो पीछे वाला कैंडिडेट है जिसकी बात टर्न आगे है, उसका भी मोरल डाउन होता है। तो मेरे को लगता है कि अगर जिसको लगता है कि मैं फर्स्ट में कर जाऊंगा, तो हैव कॉन्फिडेंस, हैव फेथ इन यू, एंड गो एंड हैव अ नाइस जंप। आई थिंक कि जिसको अकॉर्डिंग टू देयर जो होती है ना, आपकी लय बनी होती है, लय, हाँ जी। उसके हाँ हिसाब जी। से आपको जंप लेना होता है। आप ये मत देखो कि आप मैं इसको देखूंगा, नहीं पहले इस ग्रुप को जाने दो। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन उन कैंडिडेट्स के लिए ठीक है जिनको लगता है कि हाँ मैं थोड़ा डर रहा हूँ। लेकिन जिसको लगता है कि मैं आर या पार, अभी या तो पास होना है या तो घर जाना है। घर जाने की तो सोचनी नहीं है पहली बात, पार ही होना है। तो बस जैसे मैं था, अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में लगाया था 2018 में, तो मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कर जाऊंगा, तो मैंने कर दिया। अगर जिसको लगता है कि मैं वेट करूंगा, वो कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है। एंड आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी का भी, कि आप अपने आप को मेंटली तो एक तरीके से चैलेंज करके आप वो चीजें क्लियर कर लेते हो, लेकिन फिजिकली भी आपको चैलेंज अपने आप को करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बिकम अ रियल सोल्जर। रियल सोल्जर हाँ, मतलब आपने मेंटली अपने आप को प्रूव कर दिया, अपना मेंटल आपने प्रूव कर दिया इन द पेपर 1 एंड पेपर 2। दैट्स व्हाई यू हैव क्लियर्ड, एंड राइट नाउ यू आर एंटरिंग इन द नेक्स्ट स्टेज। तो अभी
फिजिकली भी आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बिकम। और वो इंटरव्यू में ना फिर वो अलग से एक स्टिमुलस आता है कि यार मैं सारी स्टेज को टॉप करके आया हूँ। तो फिर आपको इंटरव्यू में एक अलग से जब जज्बा जुनून आ जाता है, तो आप इंटरव्यू को भी एकदम से कहते हैं ना कि पूरा कर दिया, इसको मैंने अपना कर दिया, तो वो वाली फीलिंग तभी इंटरव्यू में भी आ जाती है। करेक्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो आती है अगर आपने फिजिकल अच्छे में क्वालिफाई किया, आपको अपने से सेटिस्फेक्शन लग रही है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझ में फौजी बनने की क्वालिटीज हैं, तो डेफिनेटली यू विल एक्सेल इन इंटरव्यू, डेफिनेटली इट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू यू सर। Yes, 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 yes. Okay, okay. So next important point तो यही है, टैटू का बहुत बड़ा इशू होता है, स्टूडेंट्स जनरली डाउटफुल रहते हैं। सो आप थोड़ा बहुत टैटू का अपना ये बता सकते हैं कि क्या क्या इसमें डायमेंशंस होती हैं, थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड। सर टैटू का कंसर्न क्या होता है कि सर हम देखते हैं कि आजकल फैशन का बड़ा जमाना चला हुआ है, कैंडिडेट्स लगाते हैं, टैटू लगाते हैं, कभी बाजू पे लगा लिया, कभी कहीं लगा लिया, कभी कहीं और लगा लिया। इसके भी 3-4 कुछ प्रोविजंस हैं, कहाँ कहाँ टैटू होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। टैटूज हमेशा जो है वो लेफ्ट आर्म की इनर एस्पेक्ट में होने चाहिए। ओके, जिस ओके, जिस हाथ से हम सल्यूट करेंगे अपने सीनियर ऑफिसर को, उस आर्म में या उस हाथ में नहीं होना चाहिए। आप लेफ्ट आर्म में बना सकते हैं, वो भी इनर इनर साइड में। ओके, और जो कई बार क्या होता है कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज के कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए अलाउड है ये टैटू लेके चलना, लेकिन वो भी लेफ्ट आर्म में होना चाहिए, राइट आर्म में नहीं होना चाहिए, जिससे हम सल्यूट करते हैं अपने सीनियर ऑफिसर। ओके, ओके, राइट। और इसका कुछ और डायमेंशन। इसका हाँ हाँ, इसका एक एक मैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताना भूल गया। इसका एक साइज होता है आपकी एल्बो का। ओके, आपकी एल्बो के 1/4 साइज पे ये टैटू होना चाहिए। ओके, ओके, राइट, राइट, राइट। ओके। सो तो ये तो हो गया फिजिकल का, ओवरऑल हमने चेक कर लिया सारी चीजें। सबसे थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन होती है इन दी लॉन्ग जंप, आई अकॉर्डिंग टू मी। अगर बच्चा जो है थोड़ा सा चलो ओवरवेट हो जाता है, या थोड़ा उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि टास्क समवेयर थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो होता ही है, कंपटीशन भी है। तो लॉन्ग जंप पे आपको अपना पूरा, आई थिंक लॉन्ग जंप पे इज द ओनली थिंग इज टू हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट मैं एक अटेम्प्ट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि एक अटेम्प्ट वाला जो होता है वो अलग का ही उसका थोड़ा फीलिंग होती है। तो आप सिर्फ लॉन्ग जंप पे अपने आप को इंश्योर कीजिएगा कि हम लोग जो है एकदम बूस्ट होना है, कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लॉन्ग जंप कंप्लीट करना है। बाकी 100 मीटर्स, 800 मीटर्स, ये इतना ज्यादा बड़ा एक ऑब्स्टेकल नहीं होता है। राइट। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा फिजिकल टास्क, फिजिकल एफिशिएंसी टास्क। ओके। नाउ इसके बाद का प्रोसेस क्या है, मुझे ये बताइए, इसके बाद का क्या प्रोसेस है। फिजिकल में ना सबसे इम्पोर्टेंट डिस्क्वालिफिकेशंस रहती है, एक बात बताना भूल गया मैं। डिस्क्वालिफिकेशन जैसे स्टैंडर्ड्स में तो डिस्क्वालिफिकेशन होती है जिसकी हाइट वेट कम है। हाँ हाइट जी। कम का मतलब ये है कि वो कम से कम 10 kg कम होना चाहिए। जिसका होगा वो डिस्क्वालीफाई होगा, 10-15 kg जिसका कम होगा, और जिसका 15-20 kg एक्स्ट्रा होगा, हाँ, अगर वो अपने रिव्यू टाइम में उस वेट को कम नहीं कर रहा है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई ही माना जाएगा। दूसरी बिल्कुल। बात, फीमेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अपने एडमिट कार्ड पे भी लिखा होता है कि प्रेगनेंसी एट दैट पीईटी विल नॉट बी रिक्वायर्ड, इट विल कंसीडर्ड एज अ डिस्क्वालिफिकेशन। ओके, ये तो दो रही हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन। ओके, और जो मेजर डिस्क्वालिफिकेशन जो जो हमारे मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे आई विजन हो गया हमारा, नोज का हो गया हमारा, नेक का हो गया, फिर हमारा एल्बो एंगल हो, कैरिंग एंगल हो गया, ये सब कुछ हमारे जो हैं, जैसे कई बंदे स्टैमर करते हैं बोलते टाइम, ये भी एक डिस्क्वालिफिकेशन का ही एक कारण है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट्स छुपा लेते हैं इसको, अच्छी तरह से बोलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये ओवरकम हो जाते हैं। ये कुछ 4-5 एरियाज हैं जिसमें इनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। एंड आई थिंक थोड़ा लीनियंसी अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी रहता है, जो हमने भी फेस किया था कि कहीं ना कहीं लीनियंट हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले, who are conducting this whole thing, which is we have to accept it। तो अगर आपका इस कैटेगरी में कहीं ना कहीं आपका है, तो आप इतने भी घबराइए मत। मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत लीनियंट हो जाते हैं, जितना हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में सीखा है। एंड वो भी चाहते हैं कि बच्चा जो है चलो इतनी मुश्किल से अपनी तैयारी करके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा हम लोग भी ढील दे दे, बट ढील उस चीज में देनी चाहिए जो इतनी ज्यादा फौज के लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो हाँ बिल्कुल। तो में है जैसे स्टैमरिंग है तो थोड़ी बहुत है, तो इट्स ऑल ओके। आई थिंक वो एक्सेप्टेबल कर लेते हैं। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली करते हैं। आपने एक सुना होगा, एक कौन बनेगा करोड़पति पे एक कैंडिडेट आया था, यस, सनोज कुमार करके। यस, वो यस, यस। सीएपीएफ 2018 में रिकमेंडेड था, आई थिंक 92nd 96 रैंक था उस लड़के का।
और when I saw his interview in कौन बनेगा करोड़पति, तो he used to stammer each and every sentence which Amitabh Bachchan has asked questions to from him. Okay. So I analyzed from this thing that stammering is not that much major issue, Yes, yes, yes. but Correct. it is an issue which should be resolved as soon as possible by the security forces, because जो कन्वर्सेशन होती है एक ऑफिसर की दूसरे ऑफिसर के साथ कन्वर्स करना, अगर उसको दूसरे ऑफिसर को अच्छे से समझ नहीं आ रहा है वो चीज, वो बंदा क्या बोलना चाहता है, तो आई थिंक कि वो क्वालिटी इस ऑफिसर में नहीं नहीं है, वो एक अच्छा ऑफिसर बनने के काबिल नहीं है वो लड़का, कोई भी Correct. हो। यही मैं स्टैमर, अगर मैं स्टैमर कर रहा हूँ तो मैं एक अच्छा ऑफिसर बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि मेरी बात दूसरे को समझ नहीं आ रही है। Okay, okay, okay. मैं समझता हूँ कि स्टैमरिंग एक बड़ी इशू नहीं है इसमें सीएपीएफ में क्वालिफाई होने के लिए, लेकिन ये एक इशू है, इसको की रिजॉल्व होना करना चाहिए, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने में, जिन्होंने रिटर्न में अच्छे मार्क्स लिए होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जिन्होंने रिटर्न में अच्छे मार्क्स नहीं लिए होते हैं, और मेडिकल्स में उनका एक्सेल होता है, और जो रिटर्न में अच्छे मार्क्स होते हैं उनका भी एक्सेल होता है मेडिकल में, लेकिन वो इंटरव्यू में जो कम पढ़ने वाले मार्क्स, कम मार्क्स वाले लड़के होते हैं, वो इंटरव्यू में कम मार्क्स लेके बाहर होते हैं, और जो ज्यादा मार्क्स वाले हैं और जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा नहीं है, जैसे स्टैमर करते हैं, वो ज्यादा इंटरव्यू में मार्क्स लेके जल्दी जल्दी अपनी सीट लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक, हम इफेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं फोर्स पे इफेक्ट तो पड़ता ही है भाई। सो योर इन द नटशेल हम लोग अगर वो भाषा में बोले तो ये है कि भैया डिजर्विंग कैंडिडेट को ही आगे आना चाहिए, जो डिजर्विंग है इन ऑल दी रिस्पेक्ट। तो ये प्रोसेस है एंड चलो जो भी है जैसा भी होगा, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट? वी हैव टू जस्ट डेफिनेटली। वर्क ऑन आवर ओन, जो भी हमारा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, वी हैव टू वर्क ओनली ऑन दैट। एसएसबी में भी जो एसएसएस है वो कभी आपको नहीं बताते कि आपकी प्रॉब्लम ये है या आपकी वो है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द बेस्ट वे, और जस्ट गो विद द फ्लो, जो भी हमारे को इम्प्रूवमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा वील डू इट। एसएसपी की सर एक सबसे अच्छी बात ये है कि आप एसएसबी में अगर जरा भी फंबल करते हो स्पीकिंग में, स्टैमर करते हो, तो आई डोंट थिंक यू विल बी रिकमेंडेड फॉर नेक्स्ट स्टेज। ओके ओके ओके। बट हियर इन द सीएपीएफ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी स्टैमरिंग है तो आप, मेरे को लगता है कि आप मेडिकल के लिए भी जा सकते हो, सॉरी इंटरव्यू के लिए जा सकते हो आगे। मेरे को लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा अच्छा, चलो ये आपके इनपुट्स हैं एंड आई आल्सो सपोर्ट विद योर इनपुट्स, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट फोर्सेस, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द फोर्सेस आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। ठीक है, कैसे कैसे चाहिए। चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। तो मेडिकल में आपके हिसाब से कैसे कैसे क्या क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है? जस्ट हैव अ ब्रीफ आउटलुक ऑन दैट। सर मेडिकल्स में जनरली मेडिकल 2 दिन का होता है, कई बार 3 दिन का भी चल सकता है। तो फर्स्ट डे पे आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है, फिर आपका एक्सरे लिया जाता है, ये सब फर्स्ट डे में होता है। अच्छा फिर सेकंड डे, तो आपको वो सेकंड डे का जब मेडिकल होता है उससे पहले अब आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने नेक्स्ट डे जब आना है आप खाली पेट आओगे, कुछ खा के नहीं आओगे, क्योंकि शुगर टेस्ट करने होती है विदाउट फूड। करेक्ट। ओके फिर उसी दिन सेकंड डे में आपका आई टेस्ट होगा, जिसमें आपका करेक्ट विजन चेक किया जाएगा कि आप 6/6 हैं या नहीं है, फीमेल्स का भी मेल्स का भी। और जैसे कोई स्पेक्स डालते हैं कैंडिडेट्स, उनका भी चेक किया जाएगा। फिर हाँ अपना लासिक के, अगर कई कैंडिडेट लासिक सर्जरी है उसका चेक किया जाएगा। लासिक सर्जरी का एक कंसेप्ट ये है कि कम से कम 6-7 महीने की पहले पहले की होनी चाहिए वो। राइट 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 राइट। फिर आपका कैरिंग एंगल चेक किया जाता है, आपकी एल्बो का, इट शुड नॉट बी मोर देन 15 डिग्री फॉर मेल एंड 20 डिग्री फॉर फीमेल्स। ओके ओके देन आपके कान कान चेक किए जाते हैं, आपके कान में कोई फ्लूइड तो नहीं निकल रहा है, जैसे कोई वैक्स होती है वो तो नहीं है आपके कान में। फिर आपका नोज चेक किया जाता है, आपकी जो हड्डी चेक की जाती है नाक की। फिर आपके नेक चेक की जाती है, कई बार क्या होता है कि थायराइड की प्रॉब्लम होती है कई कैंडिडेट्स को, ये सब चेक किया जाता है। ओके स्टैमरिंग एक इशू मैंने बताया, ये भी चेक किया जाता है। फिर आपके लिम्स चेक किए जाते हैं कि आपके जो बोन्स है ये अच्छे प्लेस में है या नहीं, कोई डिफ्लेक्ट तो नहीं है, कोई नहीं है, ये सब चेक किया जाता है आपका। सर्जन चेक करेगा, ब्लड प्रेशर चेक होगा आपका, ये सब चेक होता है मेडिकल स्टैंडर्ड्स में। ओके। सो ये सारा चेक आपका हो जाता है और उसके बाद आपको कभी भी ये नहीं बोला जाता कि आप परमानेंटली रिजेक्टेड है, मतलब पीआर नहीं मिलती है। सो बेसिकली मेडिकल टेस्ट में आपको कभी भी परमानेंट रिजेक्शन नहीं दिया जाता, आपको हमेशा टेम्परेरी रिजेक्शन दिया जाएगा। अगर फिजिकल टेस्ट में आप कहीं रह जाते हैं तो वहां से तो आपको घर जाना पड़ेगा, लेकिन मेडिकल टेस्ट में कभी भी किसी को पीआर नहीं मिलती है।
पीआर अल्टीमेटली आपको रेफर कर दिया जाएगा, आपका जो बेस कमांड हॉस्पिटल है जहां पर भी बोला जाएगा वहां पे दोबारा से आपको चेक कराना पड़ेगा, और वहां के जो डॉक्टर्स है वो अप्रूव करेंगे, तब जाके आप जो है दोबारा अपना यू कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यूज। बट मेडिकल्स में पीआर नहीं मिलता है, वहां पे सिर्फ टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दैट? यस। हेलो, हाँ जी सर। सर क्या होता है कि एक चीज ये है कि परमानेंट रिजेक्शन का जो एक केस है, एक यहाँ पे क्या होता है कि कई कैंडिडेट्स को टेम्परेरी रिजेक्शन दिया जाता है अगर जो चीज उनकी क्योर ना हो और जो हो सके विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अगर एक चीज होती है कि जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ठीक ना हो तो वो कंसीडर किया जाता है परमानेंट रिजेक्शन, मींस ही इज नॉट क्वालिफाइड फिट फॉर द फोर्सेस। तो ओके। मुझे लगता है कि ये चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट्स को बताना। ओके। नहीं, आई थिंक एक तो परमानेंट रिजेक्शन वो लोग दे देंगे सीधा सीधा कलर ब्लाइंडनेस के केस में। कलर ब्लाइंडनेस बहुत जबरदस्त, हमारे मेरे बैच में भी काफी एक आधे स्टूडेंट्स थे जो दे वर सफरिंग फ्रॉम दिस, एंड वो डायरेक्टली परमानेंट रिजेक्शन जो है वो मिल गया था उनको। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, कलर ब्लाइंडनेस का एक परमानेंट रिजेक्शन एक केस है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर आप इन केस अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, आप फोर्सेस में जाओगे, आप अपनी यूनिट को कमांड करोगे, वहां पे आपको कुछ भी हो सकता है। आप गन ऑपरेट करोगे तो आप कैसे करोगे अगर आप इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द कलर्स? तो कलर ब्लाइंडनेस एक मेजर रीजन है परमानेंट रिजेक्शन का। ओके। एंड फ्लैट फुट हो गया, नॉक नीज हो गया, ये भी रिजेक्शन का कारण हो सकता है, लेकिन आज के टाइम पे इनका एक समाधान है, इफ यू नो अबाउट इट। डेफिनेटली सर, फ्लैट फुट और ये जो नॉकनीज है इसका कोई परमानेंट रिजेक्शन नहीं है, ये टेम्पररी रिजेक्शन दिया जाता है और ये विद इन 7 डेज 10 डेज में ठीक हो सकता है अगर आप रिलीजियसली उस ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हो। आपको नीज के बीच में जैसे पिल्लो लगा लिया, जैसे जो हमारी ब्रिक्स होती हैं 2 या 3, उसको अपने दोनों टांगों के बीच में बांध लिया, या 1-2 घंटे 3 घंटे आप उसको रहते हो, या आप कंटिन्यूसली रनिंग करते हो, स्प्रिंट लगाते हो, सिटअप्स करते हो। तो ये जो आपका नॉक नीज का इशू है ये हार्डली 7 डेज लेगा अगर रिलीजियसली आप एक्सरसाइज फॉलो करते हो। ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो मेडिकली आपका पूरा ये हिसाब किताब चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा? जैसे आपका मेडिकल खत्म होता है, वो जो सीनियर अथॉरिटीज होती हैं जहाँ पे जो मेडिकल बोर्ड होता है, वो आपको एक लेटर देता है जिसमें आपके ऊपर लिखा होता है कि आप मेडिकल फिट हैं, आप फिजिकली फिट हैं। ये मुझे लगता है कि कईयों कईयों को मिलता है, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे मिला था, ये सबको नहीं मिला था। ये मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, और तो ये जिसके ऊपर आपका सब डिटेल्स लिखी होती हैं कि यू आर मेडिकल फिट, यू आर फिजिकली फिट, यू आर फिट फॉर एफिशिएंसी टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट। पर आपको ये नहीं बताया जाता कि आपका इंटरव्यू कब होगा। तो आपकी उसकी डिटेल्स आपकी यूपीएससी को भेज दी जाती हैं, फिर आपका यूपीएससी आपका अपने अकॉर्डिंग जब भी डेट्स उनको लगे कंफर्टेबल डेट्स, तो वो इंटरव्यू के लिए कॉल करती है पर कैंडिडेट्स को। ओके ओके ओके। सो इसके बाद का जो प्रोसेस है कि आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू हो गया है, तो अभी आप अभिषेक ये मुझे बताइए कि आप कितने किलोमीटर भागते थे, या टाइम कम मिलता था, या ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं तो यहाँ का इस तैयारी का वेटरन हूँ और आई डोंट नीड दीज रेगुलर एक्सरसाइजेज? आप क्या क्या था आपका हिसाब किताब उस टाइम पे? सर एक्चुअली क्या था कि 2018 में जब मैंने क्वालिफाई किया था पेपर, तो मुझे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं कर जाऊंगा। हाँ तो जी। पहली बात कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि करेक्ट। पेपर क्वालिफाई करना ये पेपर क्वालिफाई होने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरिट में आ जाओगे। हाँ जी। हाँ जी। तो मुझे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो मैंने हाँ। 2-3 महीने 4 महीने पढ़ना छोड़ दिया था कि नहीं, मैं तो अभी कमांडेंट साहब बन गया, अभी तो क्या पढ़ना, अभी छोड़ो परे, है ना, ऐसे करके। तो मैं थोड़ा सा चिल मान लगा था, घूमने लगा था। तो जैसे ही 18 का रिजल्ट आया, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट मेक इनटू द मेरिट, आई वाज फेल शॉर्ट ऑफ फ्यू नंबर्स। देन आई रियलाइज्ड कि दिस थिंग आई हैव टू अवॉइड। एंड after the final result of CAPF 2018, I was having my 2019 attempt of CAPF. I gave that attempt, but I also could not qualify the attempt only because of I was overconfident in that previous attempt, which I thought I would be selected. And
फिर मेरे को एनालाइज़ हुआ नहीं ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा और कुछ आपको कॉन्फिडेंट में रहना होगा। ना तो अंडर कॉन्फिडेंस हो, ना तो ओवर कॉन्फिडेंस हो। आप अपने आप को थोड़ा-सा बैलेंस में रखें, अच्छी तरह तैयारी करें, रिवाइज़ करें, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके आप करते जाएँ। और एंड फिर मैंने 2000 ओके 2020 का मैंने एग्ज़ाम क्वालीफाई किया। अगर बात करते हैं प्रैक्टिस की कितने किलोमीटर मैं भागता था। एंड ये भागता नहीं था मैं, भागता हूँ, अभी भी भागता हूँ। अगर मेरा फिज़िकल क्वालीफाई है या नहीं है, अगर मैं सीएपीएफ में आ रहा हूँ, मैं एक इट इज़ माय डेली रूटीन टू रन। आई यूज्ड टू रन 6 किलोमीटर्स अ डे 6 किलोमीटर्स इन द मॉर्निंग एंड 6 किलोमीटर्स इन द इवनिंग, 12 किलोमीटर्स अ डे। ओके ओके दैट्स गुड। और आई थिंक एसएसबी का जो एक कैंडिडेट होता है जो एसएसबी दे जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द एनडीए और है ना, तो उसका जो एक लेवल ऑफ डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कि एक होता है ना कि सुबह उठना है, फटाफट अपना पूरा शेड्यूल तैयार करना है, डूइंग ऑल दोस टास्क जो आज के दिन के हैं एंड अपने आप को फिजिकली मेंटली एकदम रेडी रखना है ताकि कोई भी चैलेंजेस आए तो वो बंदा जो है अपना 100% दे। तो आई थिंक आपका एसएसबी में अनफॉर्चुनेटली यू वर नॉट एबल टू मेक इट, बट सीएपीएफ के अंदर we are very hopeful that you are going to clear this examination whole process and we are actually very fortunate कि हमारे को ये inputs जानने के लिए मिले. It was completely a raw video without editing or without any script because सबसे बड़ी चीज होती है experiences, life experiences. सो लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है वो हमने कोशिश की है आपके साथ शेयर करने के, और अभिषेक से हम लोग मिलेंगे आफ्टर हिज फिजिकल एंड मेडिकल एग्जाम एंड ये अभी यहाँ पे बोल देंगे कि मैं 100% अपना फिजिकल मेडिकल एग्जाम क्लियर करूंगा, तो आगे फिर इनका एक और इंटरेक्शन करेंगे फॉर द इंटरव्यू बिकॉज इंटरव्यू जो है दैट इज द अल्टीमेट थिंग. ही गॉट वेरी डिसेंट स्कोर इन द इंटरव्यू इन 2018 एंड इनके जैसे जो पलटन के बंदे थे, पलटन मतलब इनके जो लेवल के बंदे थे, दे आल्सो गॉट वेरी गुड मार्क्स इन द इंटरव्यूज. फॉर एग्जांपल 100 प्लस मार्क्स उन्होंने भी एकदम स्कोर किए थे. और इनसे फिर हम इंटरव्यू के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे. और अभी के लिए तो अभी थैंक यू अभिषेक. थैंक यू सर। मैं डेफिनिटली पूरी कोशिश करूँगा, 100% दूँगा। आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं कि मैं इस बार फिजिकल, मेडिकल सब क्वालीफाई करके आऊँगा और आई विल हैव द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी विद यू टू हैव अ चैट विद यू सर एंड विल डिस्कस माय एक्सपीरियंस विद इंटरव्यू एंड सॉरी फिजिकल एंड डेफिनिटली आई विल गाइड द एस्पिरेंट्स टुवर्ड्स इंटरव्यू, हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू, हाउ टू प्रिपेयर रिटन एग्जामिनेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। yes. So we'll be going for interview practice. वो हम लोग आगे की तैयारी जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए काम करेंगे. एंड अभी जो है अभी वी आर ऑल congratulating you and making you ensure कि आप हमारे सामने दोबारा जब आएंगे, so with clearing that interview the process what we call it physical exam. तो physical exam clear करके ही हम लोग वापस आएंगे. ठीक है अभिषेक? थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय.